अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आपका क्या जवाब होगा? आईएसआईएस, तालिबान, हमास, हिजबुल्लाह? अगर आपका जवाब भी यही है तो लेट मी टेल यू, आप गलत हैं। ना ही आईएसआईएस, ना ही तालिबान, ना ही हमास। दुनिया की जो सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आई नो आपको ये सुनकर थोड़ा शॉक लगा होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे CIA तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, तो फिर वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकती है? तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि क्यों मैं CIA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ। तो CIA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। साल 1947 के बाद से पूरी दुनिया भर में एक चीज नोटिस की गई है कि आए दिन किसी न किसी कंट्री में तख्ता पलट, वायलेंस, आतंकवादी हमले जैसी जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट इसके सबसे बड़ी विक्टिम है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई वायलेंस चल रहा होता है। कभी तख्ता पलट हो जाता है, कभी किसी टेररिस्ट का अटैक हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में तो मानो एक टाइम पर ये चीजें काफी ज्यादा कॉमन हो गई थी। लेकिन जितने भी ये वायलेंस दुनिया भर में हो रहे थे और आज जो वायलेंस दुनिया भर में हो रहे हैं, इन सब की वजह अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है। अल-कायदा, ISIS, तालिबान जैसे खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि CIA है। अब अल-कायदा और तालिबान को CIA ने किस तरह से खड़ा किया, ये जानने के लिए एक बार दोबारा से हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है 1970s की, जब अफगानिस्तान में कम्युनिज्म काफी तेजी से स्प्रेड करने लगा था। अब दुनिया भर में जहां जहां भी कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था, वहां ऑटोमेटिकली USSR इन्वॉल्व हो जाता था, क्योंकि USSR पूरा कम्युनिज्म पर बेस्ड था। जिस वजह से USSR ने अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिस वजह से वहां पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो पावर में आ गई। लेकिन अफगानिस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश था जिसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA को इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब USA एंड USSR दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। जहां एक तरफ USA डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, तो वहीं दूसरी तरफ USSR कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। एंड इन दोनों कंट्रीज की अलग अलग आइडियोलॉजी होने की वजह से दोनों ही कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। एंड USA उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि USSR का कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैले, जिस वजह से USA को अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होना पड़ा। USSR को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए USA अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की हेल्प लेती है, जिसके अंडर वो एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन साइक्लोन, जो कि CIA के अभी तक के जितने भी बड़े ऑपरेशंस हैं उनमें से सबसे बड़े ऑपरेशंस में से इसको कंसिडर किया जाता है। इस ऑपरेशन साइक्लोन के अंडर CIA अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन होते हैं उनको फंडिंग देना स्टार्ट करती है, ताकि जो मुजाहिदीन हैं अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड USSR से लड़ सके। एंड डू यू नो, CIA जो मुजाहिदीन होते हैं अफगानिस्तान के, उनको कहाँ पर ट्रेनिंग देती है? पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान। जितने भी मुजाहिदीन होते हैं उनको CIA पाकिस्तान में ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती है। एंड USA से जितने भी वेपन्स होते हैं पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑपरेशन साइक्लोन के अंडर CIA 1 लाख मुजाहिदीन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एंड हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स मुजाहिदीन पर खर्च किए जाते हैं ताकि वो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड USSR से लड़ सके। CIA को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जब USSR को पता चलेगा कि अफगानिस्तान में USA इन्वॉल्व हो गया है एंड वो मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है, तो USSR इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा एंड वो अफगानिस्तान को इन्वेड करेगा। और जिस तरह से USA सोचता है ठीक वैसा ही होता है। 1979 में फाइनली USSR अफगानिस्तान को इन्वेड करता है एंड मुजाहिदीन के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर देता है। लेकिन USSR को जितना आसान लग रहा था कि वो मुजाहिदीन को हरा देंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता। 10 साल तक USSR अफगानिस्तान में लड़ता रहता है, ब्लीड करता रहता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अपने हजारों सोल्जर्स, रिसोर्सेज एंड टाइम को बर्बाद करने के बाद फाइनली 1989 में USSR अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लेता है। अब 1979 के दौरान जब CIA मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रही थी, तो उसी दौरान CIA की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जिसको अमेरिका अपनी हिस्ट्री में कभी भी भूल नहीं सकता। उनकी मुलाकात होती है ओसामा बिन लादेन से। जी हाँ, उनकी मुलाकात होती है ओसामा बिन लादेन से, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर था एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पढ़ाई कर चुका था।
आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ओसामा के अब्बू थे यानी उसके पिता थे वो एक बिलियनरी थे। जी हाँ, उसके फादर का सऊदी अरेबिया में काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था एंड वो सऊदी अरेबिया के काफी जाने माने लोगों में से भी एक थे। जब ओसामा CIA से मुलाकात करता है तो CIA इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि CIA को ओसामा बिन लादेन जैसे ही स्मार्ट एंड टैलेंटेड आदमी की तलाश थी। CIA ओसामा को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है, उसको फंडिंग प्रोवाइड करती है टू फाइट अगेंस्ट USSR इन अफगानिस्तान। ओसामा बिन लादेन को जो USA से फंडिंग मिलती है और जो वेपन्स उसको मिलते हैं उन पैसों से एंड वेपन से वो खुद की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर लेता है जिसका नाम वो रखता है अल-कायदा, जो कि 1989 में जाकर इमर्ज करती है, जो कि आगे चलकर USA के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बनने वाली थी। USSR के अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लेने के बाद USA भी अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेता है क्योंकि जो USA का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था। अब अफगानिस्तान में USA एंड USSR के विड्रॉल कर लेने के बाद वहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जितने भी मुजाहिदीन वहाँ पर होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और इन्हीं में से एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप इमर्ज होकर बाहर निकलता है जिसको आज हम तालिबान के नाम से जानते हैं। साल 2005 में यूके के फॉरेन सेक्रेटरी एक चौंका देने वाला बयान देते हैं जिसमें वो ये बात कहते हैं एंड इस बात को एडमिट करते हैं कि ओसामा बिन लादेन को CIA एंड अमेरिका के जो वेस्टर्न एलाइज हैं उन्होंने मिलकर फंड किया था। और तो और पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बेनर्जी भुट्टो एंड सऊदी के जो एक्स किंग है वो भी इस बात को कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो था वो CIA का एक प्रोडक्ट था। अब जो अलकायदा है जिसे ओसामा बिन लादेन ने CIA की हेल्प से खड़ा किया था, यही अलकायदा आगे चलकर एक और नए ग्रुप के रूप में इमर्ज होकर निकलता है जिसे आज हम ISIS के नाम से जानते हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि USA को साल 2010 में लेबनान रीजन में, जिसके अंडर सीरिया, पैलेस्टाइन, लेबनान, साइप्रस आते हैं, इस एरिया में उन्हें ऑयल एंड नेचुरल गैस के होने का पता चलता है। लेकिन USA पहले कुछ कर पाता उससे पहले रशिया को इसका मालूम चल जाता है। रशिया इस ऑयल एंड नेचुरल गैस का कंट्रोल अपने पास करके यूरोप को सप्लाई करना चाहता था। USA को डर इस बात का था कि कहीं रशिया के पास इतने बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स का एक्सेस ना आ जाए। इसके लिए USA CIA की हेल्प से इस पूरे लेबनान रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है जिसके अंडर वो कई सारे रेबल्स ग्रुप खड़े करता है, स्पेशली सीरिया में, क्योंकि सीरिया में साल 2000 से ही बशर अल असद की सरकार थी जो कि प्रो रशिया थी। तो सीरिया को सबक सिखाने के लिए एंड उसको लाइन पर लाने के लिए USA दुनिया की सबसे बड़ी एंड खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS को खड़ा करता है ताकि वो सीरिया में कैओस क्रिएट करके बशर अल असद की सरकार को ओवरथ्रो कर दे। लेकिन जैसा USA चाहता था वैसा हो नहीं पाता, बल्कि उसका अपोजिट हो जाता है। जिस ISIS को USA ने रशिया एंड सीरियन गवर्नमेंट से लड़ने के लिए खड़ा किया था, वही ISIS अब USA के अगेंस्ट लड़ती है, ठीक तालिबान एंड अलकायदा की तरह। तो आई होप इतना सब कुछ जान लेने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं CIA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा था। चाहे अफगान मुजाहिदीन हो गए, चाहे तालिबान हो, अलकायदा हो या ISIS, इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करने वाला USA एंड उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है।